तो आज की जो हमारी ये क्लास है एमपीपीएससी के आधार पे। और हालांकि आप लोगों को ध्यान रखना है, यूजीसी नेट और एमपी सेट में भी समाजशास्त्र का एक पॉइंट डाला गया है, यूनिट डाला गया है। तो वहाँ पर भी हम लोगों से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये आज हम लोग देखेंगे परिपेक्ष में, यानी उसका दृष्टिकोण क्या क्या है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर जो हम जिक्र करें समाजशास्त्र के बारे में, तो हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी विषय या अनुशासन के अध्ययन में दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य होता है उसके अध्ययन से किए जाने वाले अध्ययन का विशेष संदर्भ, है ना। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या है ये समाजशास्त्र की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दृष्टिकोण है, उसमें ना लोगों के कार्यों और संगठनों को जो बाहरी दिखावे हैं उनके माध्यम से हम जब कोई क्रिया को देखते हैं या शामिल करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी व्यवहार है व्यक्ति का या समाज का या समूह का या समुदाय का या सामाजिक व्यवहार के पैटर्न का, उसको पहचानने की बात करा जाता है। तो समाजशास्त्र के कई पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कोई अलग, जैसे हर एक विद्वान अलग अलग अपनी परिभाषा देता है, ठीक उसी तरीके से समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ अलग अलग पॉइंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दो, एक विद्वान था पीटर बर्गर, उसने समाजशास्त्र के लिए नियंत्रण जैसे शब्दों का यूज किया था और बताया था कि समाज और सामाजिक व्यवहार को देखने का एक तरीका होता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, है ना। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, समाज और सामाजिक व्यवहार को देखने का तरीका। समाजशास्त्र का विषय सामाजिक व्यवहार के पैटर्न की पहचान करने से परे होता है, और ऐसे ही पैटर्न के लिए स्पष्टीकरण अगर हम बात करें, उसको प्रदान करने का जो प्रयास किया जाता है वो समाजशास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू या उसके दृष्टिकोण या उसके परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे यदि किसी घटना का अध्ययन करना हो तो उसकी स्थिति और अस्तित्व आदि के संदर्भ में अनेक आयाम हो सकते हैं, और अध्ययनकर्ता इन आयामों में से जिन पर विशेष ध्यान देता है वही उसका परिप्रेक्ष्य होता है ना। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल समझने का प्रयास करिएगा, और फिर मैं बताऊंगा कि प्रश्न यहाँ से अगर बनेंगे तो कैसे बनाए जाएंगे, है ना। आगे बात करते हैं। देखिए, समाजशास्त्र जो है मानव और समाज का, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रक्रिया और समाज में घटित होने वाली समस्त घटनाओं के जो सामाजिक पक्ष है, उस सामाजिक पक्ष का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, और उसी को हम लोग सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, या उसे आप ये कह सकते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी। तो मानव और समाज का जो क्रिया प्रतिक्रिया है, जो कोई क्रिया विधि हो रही है या समाज में जो घटित हो रही है घटनाएं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सामाजिक पक्ष को इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। मानव और समाज का उसकी क्रिया प्रक्रिया के बात को समझ रहे हैं आप लोग, और जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उसी समस्त घटनाओं को सामाजिक पक्ष बोला गया है ना। तो समाज में जो घटित हो रही घटनाओं के बारे में, हाँ, जो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, तो उन घटनाओं को बारे में जो समस्त घटनाएं जो हैं वो सामाजिक पक्ष में देख रहा है ना, इसलिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का अध्ययन करता है, इसलिए कहा जाता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य चाहिए। तो पेपर में जब प्रश्न आपको आएंगे ना, तो वो ऐसे खुद जिक्र करेगा आपसे कि समाज में घटित होने वाली जो समस्त घटनाएं हैं क्या वो सामाजिक पक्ष कहलाएंगी, तो ये आपको साफ बताएगा कि हाँ बिल्कुल ये कहलाएगी। और अभी आप लोगों में से किसी बच्चे ने कल कहा था कि मानव का अध्ययन करते हैं तो मानव शास्त्र कहलाता है, तो वो उसी के आधार पे, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जिक्र करेगा। वाणिज्य जैसे शब्द आ जाएंगे, फाइनेंशियल वित्तीय जैसे शब्द आ जाएंगे, तो वो सांख्यिकी जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करने लगता है ना, सांख्यिकी जैसे शब्दों को स्टैटिक्स, तो वो खुद आपको ऑप्शन बता देगा कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहा हूँ, है ना। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे है कि एक विदित, मतलब यह विदित का मतलब जानते हैं क्या होता है, सूचित। जैसे मैं आपको सूचित करता हूँ, मैं आपको विदित करता हूँ, यह विदित है या सूचित है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अनेक विषय आते हैं, जैसे अर्थशास्त्र भी हो जाएगा, राजनीति शास्त्र हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा,
दर्शन शास्त्र हो जाएगा, समाजशास्त्र तो है ही है ऑलरेडी, है ना। तो ये जो है आपको किस में बताता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये जो आपको बताया जाता है ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये विषय भी शामिल हो सकते हैं। तो सब अलग अलग अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सबके अलग अलग कुछ विचार हैं, अभी आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि समाजशास्त्र में किन किन विषयों का अध्ययन हो सकता है। अर्थशास्त्र हो सकता है, मनोविज्ञान हो सकता है, समाजशास्त्र हो सकता है, दर्शन शास्त्र हो सकता है, राजनीति शास्त्र हो सकता है, ठीक है। सोशल वर्क भी यहाँ पे शामिल हो सकता है ना। ये सारे जो विषय उसके अंतर्गत शामिल है। वाणिज्य भी शामिल इसमें हो सकता है, सांख्यिकी का भी भूमिका होती है इसमें, है ना, उसको भी शामिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इन सभी विज्ञानों में अनेक अध्ययन किया जाता है और उनका अपना परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण होता है। एक ही घटना या वस्तु का अध्ययन अलग अलग सामाजिक विज्ञान में अलग अलग दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य में विवेचना करते हैं। अच्छा, कितने लोग जानते हो विवेचना का अर्थ? जानते हैं विवेचना क्या होती है? बताना चाहेंगे आप लोग? बताइए जरा थोड़ा सा, विवेचना क्या होती है? मतलब किसी पर्टिकुलर घटना का एक अध्ययन और उसकी समरी विवेचना कहलाती है। अच्छा, चलिए ठीक है। अपने विचारों से आपने यहाँ पे बताया है कि विवेचना के बारे में समरी या सारांश को लेकर। विवेचना किसे कहते हैं? और भी कोई बच्चा बताना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूँ सर, जी। किसी घटना या परिघटना के बारे में डिस्कस करना या उसके बारे में मतलब कि पूरा गहन रूप से उसके बारे में डिस्कस करना, अपना मत देना। बिल्कुल, आप लोगों ने सही बताया, लेकिन आपके एग्जाम में जो है ना, जो आप लोग बता रहे हैं वो भी ऑप्शन में हो सकता है अपने अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आपने वास्तविक एक शब्द आता है वास्तविकता, उस शब्द को रिलेट नहीं कराया। आपको बता दूं, किसी विषय के सभी पक्षों को नाप तौल कर या तथ्य या वास्तविकता को ध्यान में रखना, तो वह ऑप्शन आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, तो उस ऑप्शन का हमें चुनाव करना पड़ता है। और वह शब्द था वास्तविकता। मैं यही सुनना चाह रहा था आप लोगों से। जब वास्तविकता को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अधिकतर विवेचना शब्द का उपयोग होता है। बिल्कुल, जब हम वास्तविकता को ध्यान में रख कर विचार करने की जो प्रक्रिया हमारे अंदर आती है, तो ऐसी कंडीशन पे हम उसे विवेचना कहते हैं। सत्य और असत्य का विचार, तर्क वितर्क, मीमांसा जैसे अनुसंधान और परीक्षण जैसे जब शब्दों की बात होती है, तब हम लोग बोल देते हैं कि विवेचना का ये एक इम्पोर्टेंट अंग है, एक उसका मुख्य भाग है ना। तो विवेचना शब्द भली भांति तरीके से क्या करना, परीक्षण करना। आप लोगों ने सही बताया है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। लेकिन शब्दों को ध्यान रखें, वास्तविकता जो शब्द रहता है वो हमेशा सत्य होता है। मैंने आपको कई बार लिखवाया भी है ट्रिक के रूप में, है ना। विभिन्न विज्ञानों द्वारा और विभिन्न विषयों की विषय वस्तु समान होने पर भी इन विषयों में भी परिप्रेक्ष्य की जो भिन्नता और अध्ययन की सीमाएं अलग अलग भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब हम विभिन्न विज्ञानों की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में कहीं जब हम विचार करते हैं तो कुछ चीज़ें आती हैं जो फाइनेंशियल से रिलेट कर देती है, ठीक है। डिमांड पर बात करने लगती है इकोनॉमिक्स, है ना, मांग वगैरह पर बात करने लगती है, तो उसका अलग स्टैटिक्स बनने लगता है। और जब हम स्टैटिक्स की बात करें या राजनीति की बात करें तो अलग अलग विषयों में अलग अलग चीज़ों की भूमिका होती है। और ये बात सत्य भी है ना। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस तो पाया ही जाता है, लेकिन रिलेट करता है सामाजिक विज्ञान जो है और भी विषयों को भी, ठीक है, और भी विषयों को वो टच करता है सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र। तो किसी घटना का अध्ययन अलग अलग विषयों में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जब किया जाता है, जैसे अगर अभी देखो मैंने आपको बता रहा था अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र क्या करेगा, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को बात करेगा, है ना, डिमांड वगैरह की बात करेगा। राजनीतिक में क्या करता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करने लगेगा। इतिहास आपका किस पे बात करेगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करेगा। समाजशास्त्र किस पे बात करेगा, सामाजिक घटना के बारे में बात करेगा, है ना। यही तो होता है कि विषय वस्तु का अध्ययन अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप शायद समझ भी गए हैं। अगर लिखने के लिए भी आ जाए आप लोगों को समाजशास्त्र के बारे में या उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में लिखो, उसका परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है, तो अर्थशास्त्र किसके किसके साथ संबंध बना सकता है, समाजशास्त्र किसके किसके साथ संबंध बना सकता है, अर्थशास्त्र के साथ भी बन सकता है, राजनीति के साथ बन सकता है, इतिहास के साथ बन सकता है, समाजशास्त्र के साथ बन सकता है, वाणिज्य के साथ बन सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, है ना। ये चीज़ें भी हम लोगों को देखने को मिलता है, तो सबके साथ अलग अलग संबंध बनाता है।
इसी प्रकार से अन्य विषयों में भी अगर हम बात करें तो अलग अलग अनुशासन, अलग अलग दृष्टिकोण भी होते हैं। लेकिन जो अध्ययन किसी भी विषय वस्तु को सामाजिक दृष्टि से किया जाता है तो वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। जब हम समाजशास्त्र की बात करेंगे, सामाजिक बात करेंगे, सामाजिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे, समाज के अध्ययन के बारे में बात करेंगे, तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। जैसे समुदाय हो गई, संस्था हो गई, समिति हो गई, ग्रामीण समुदाय हो गया, शहरी समुदाय हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मानदंड हो गए आपके, है ना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाती हैं, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे कहा है फ्रांसिस विद्वान है एक ऑगस्ट काम्टे, है ना। आपको मालूम होना चाहिए ऑगस्ट काम्टे के बारे में, बड़ा ही फेमस विद्वान है ये जनक कहलाता है समाजशास्त्र का। तो समाज का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन करते हुए सन 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र विषय का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और ये तो आप लोगों को भलीभांति तरीके से परिचित हैं, आप सभी लोग ऐसे शब्दों से रूबरू हैं। बात सत्य है, बताइए एक बार, जानते हैं ना? जी सर। हाँ। जी सर। जब हम इसके बारे में जिक्र करते हैं तो समाजशास्त्र का एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है ये ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे के बारे में अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से, जब हम उत्पत्ति समाजशास्त्र के बारे में जिक्र करते हैं ना, उसको उद्भव के बारे में बात करते हैं, तब ऑगस्ट काम्टे की और भूमिका हमें देखने को मिलती है इसके उद्भव में, समाजशास्त्र के उद्भव में, या उसके आप ये कह लीजिए उसके विकास में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आती है 1760 वाली, फ्रांस क्रांति आती है 1789 के रूप में, जो सामने प्रस्तुत हुआ था, जहाँ पे परंपरागत सामाजिक ढांचे को विस्थापित करके एक अत्यधिक नवीन सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया था, जो समाजशास्त्र का उद्भव का आधार माना जाता है। तो वहीं ऑगस्ट काम्टे ने एक अलग विषय की आवश्यकता पर बल दिया सन 1838 में, और इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र शब्द का फिर प्रयोग में लाया। ठीक है, अब समाजशास्त्र विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित भी किया, किंतु यह कहा जा सकता है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र समाज के किसी एक विशिष्ट पक्ष को लेकर अपनी विषय वस्तु का निर्धारण नहीं करता। और ये बात सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो सबके अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग विचार हैं। ठीक है, और फिर कहता है बल्कि वह समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता है। और अच्छा, ज़रा मुझे बताइए एक बार, आप लोगों उसमें थोड़ा सा रिलेट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल भी हो जाए। बताइए, समाजशास्त्र में समाज का जो समग्रता से अध्ययन की बात की गई है वो किस विद्वान ने किया है? बताइए जरा फटाफट। ऑगस्ट काम्टे का नाम। बहुत बढ़िया जवाब आया है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें आप लोगों से, समाजशास्त्र में किस विद्वान ने ये बात कहा है कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन की क्रिया है। समाज जो है व्यवस्थित और क्रमबद्ध का अध्ययन की क्रिया है, और उसकी किताब भी है प्रिंसिपल एंड सोशियोलॉजी। टिम से नाम था कोई। अरे प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किताब हर्बर्ट स्पेंसर की है ना। हार्वर्ड स्पेंसर। हाँ, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही तो ये बात कहा है कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन। मैंने एक आपको वो भी बताया है, तो देखो याद रखो, कुछ विद्वान की परिभाषा तो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्रमबद्ध वो शब्द किसने कहे थे जो ये दो अवैध संतान हैं? हाँ, ये अगर आप लोगों से प्रश्न किया जाए, चलो बताइए। हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बिल्कुल यहाँ इन्होंने एक शब्द उसी की जगह पे एक शब्द यूज किया। वो कहा कि दो भाषाओं की जो अवैध संतान है ना, उसको एक शब्द दिया, उस शब्द का नाम है इथोलॉजी। हाँ, उस शब्द का नाम है इथोलॉजी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले ऑगस्ट काम्टे ने जब विषय का नाम दिया था, सोशल फिजिक्स दिया था। हाँ, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन विद्वानों के बारे में ये शुरुआती दौर है समाजशास्त्र का, और इन शुरुआती दौर को, इन सारी चीज़ों को आप याद रखें सभी लोग अच्छे से। और फिर उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर प्रकाश डालता है, और यह जो है हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के अंतःकाल में विद्वान सामाजिकता और वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, और समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध है। अब समाजशास्त्र समाज के अन्य जो समूह हैं, व्यक्ति हैं, उनके संबंध में मानवीय व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और ये बात आप जानते हैं अच्छे से। फिर कहता है कि वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ कि इतना ही नहीं, समाज में पाई जाने वाली सामाजिक क्रियाएं हो गई, सामाजिक संबंध हो गए, सामाजिक अंतःक्रिया हो गई, व्यवस्थाएं हो गई, अंतर संबंध हो गए, सामाजिकरण हो गए, मानदंड हो गए, इन सभी चीज़ों का सब
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करते हैं। क्लियर रहेगा यहाँ तक? बताइए। हाँ, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात हम करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारे सामने आता है और भी चीज़ें, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अब देखिए, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जब हम विचार विमर्श करते हैं या कोई क्रिया प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, तो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है ये सब देखने को मिलता है। तो कभी कभी परिप्रेक्ष्य को हम लोग उपागम भी बोल देते हैं। उपागम है ना, उप प्लस आगमन कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में अगर हम उपागम की बात करते हैं तो क्या कराता है? उप प्लस आगमन करता है, अर्थात वास्तविकता की बात होती है, नज़दीकी ले आने की बात होती है। और इसे ही तो लर्निंग से कहलाता है। नहीं नहीं नहीं, लर्निंग उपागम नहीं, उपागम मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ अधिगम अधिगम हाँ, अधिगम। उपागम जो होता है ना सर, वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो आपकी एक प्रकार से जहाँ हम अपने विचार को रखते हैं तो विचार वास्तविकता पे आधारित होते हैं। तो इसे किसी समस्या का अध्ययन करने की विधि या उपाय भी कह सकते हैं, रणनीति आप कह लीजिए, और इस जिसके आधार पर उस समस्या का विश्लेषण किया जा सके। चाहे हम परिप्रेक्ष्य शब्द का प्रयोग करें या उपागम, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो आप परिप्रेक्ष्य कह लीजिए या उपागम कह लीजिए या पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए या वास्तविकता कह लीजिए, बात तो एक ही है कि नहीं? या दृष्टिकोण कह लीजिए, इन सब का मतलब एक ही होता है। एक विद्वान थे, उनका नाम था बी भूषण महोदय। समाजशास्त्र शब्दकोश में इन्होंने कहा है कि मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति एवं अर्थों के लिए प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो व्यक्ति की परिस्थिति को देखने के हेतु होते हैं, जहाँ पे रूपरेखा, ढांचा और दृष्टि प्रदान होती है। जहाँ पे रूपरेखा, दृष्टि, विचार वगैरह जहाँ पे बन रहे होते हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे इनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। और इसी के अनुसार फिर कहा गया नीचे कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें उन जो है गहराइयों की बात हो रही है यहाँ पे, को देखते हुए प्रेरित करता है कि नियमित और प्रतिमानित होती है, न कि जो उस विषय, घटना या परिस्थिति में अनुपम रूप से पाई जाती है। और अनेक विद्वान में परिप्रेक्ष्य के स्थान पर उपागम शब्द का उपयोग भी किया है, और ये तो पता होना चाहिए। और समाजशास्त्र विभिन्न परिस्थिति, प्रक्रिया और चर यानी वेरिएबल होता है ये, उनका अध्ययन जो है अनेक परिप्रेक्ष्यों द्वारा किया जाता है। और अनेक परिप्रेक्ष्य उस विशिष्ट समस्या के किसी विशेष पहलू पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, जिसका कि इसके द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो डेविस एम लुइस के बारे में बताया गया कि यह परिप्रेक्ष्य जो होते हैं प्रतिरूप कहना अधिक उचित रहेगा। तो डेविस और लुइस ने कहा कि दृष्टिकोण ना कह के, उपागम ना कह के आप उसे मॉडल बोल दें। मॉडल मतलब प्रतिरूप। अच्छा, ये समाजशास्त्र में है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान में, तो मनोविज्ञान में मॉडल और प्रतिरूप शब्द का किसने प्रयोग किया है मालूम है आपको? समाज शास्त्र की बात करते हैं तो डेविड एंड लुइस का नाम आता है, लेकिन मनोविज्ञान में जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने एक आपको बताया था एग्जाम्पल चिंपैंजी वाला, याद आ रहा होगा कि मैंने कहा कि अचानक कोई आइडिया आ जाता है चिंपैंजी के मन में, तो वो स्टिक को एक दूसरे स्टिक में जोड़ लेता है। तो आप प्रक्रिया, हाँ, किसने? नहीं नहीं नहीं, ये चिंपैंजी पे उसने थोड़ी किया है, कोहलर ने किया है ना। कोहलर। तो वो जो शब्द यूज होता है जो आकस्मिकता या प्रतिरूप वाला जो शब्द यूज होता है, हम इसमें यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोहलर का नाम हमें देखने को मिलता है। एक लॉरेंस कोहलबर्ग होते हैं, कोहलर होते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आज हम लोगों ने, हाँ, नैतिक तर्कना और नैतिक विकास के बारे में पढ़ा था आज हम लोगों ने। 3 स्तर होते हैं, 6 अवस्था होती है ना। हाँ, याद रखेंगे। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रमुख विशेषता पाई जाती है। एक समन्वयात्मक प्रकृति पाई जाती है, वैज्ञानिक प्रकृति पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, व्यापकता पाया जाता है, खुलापन पाया जाता है, विश्लेषणात्मक प्रकृति पाई जाती है ना। ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलता है। कार्य कारण संबंधों पर बल देने की बात करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सभी, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषता है, क्या है? ये विशेषताएं हैं। याद रहेगा आपको विशेषताओं के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या जवाब देना उचित रहेगा आप लोगों को? बताइए जरा आप मुझे, क्या क्या इसकी विशेषताएं बनाई जा सकती हैं। और
बता सकते हैं आप लोग? चलिए फिर मैं आप लोगों से जिक्र करता हूँ। देखिए विशेषताएं बड़ी ही इजी हैं, बहुत ही सरल हैं। जी पॉजिटिव सेंस में जो भी चीज जाती है अधिकतर वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। ओके जैसे ओके मैंने कई बार मतलब एग्जांपल फेस किए हैं, हाँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो वो ज्यादातर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके ओके ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में, तो ध्यान देने वाली चीज़ें ये होती हैं कि आपको, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे समस्याएं हो जाएं, तो समस्याओं को भी अगर हम इसमें शामिल करें, समाज की जो समस्याएं हैं तो उसको भी हम इसमें रख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन को भी हम इसमें रख सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी समन्वयात्मकता में पहले भी पॉइंट पे दे रखा है। रणनीति है, रणनीति को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं इसमें, है ना। हम रणनीति को भी शामिल कर सकते हैं इसके अंतर्गत। विशेषताओं में समन्वय वाली प्रक्रिया है, वैज्ञानिक, एक कोई भी काम करे तो एक वैज्ञानिक ढंग से आप किसी चीज़ को फॉलो करें, है ना, उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। एक क्रमबद्धता होता है, सुव्यवस्थित क्रियाएं होती हैं, उसको भी शामिल कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता पे बल देता है, व्यक्तिनिष्ठता पे कभी बल ही नहीं दिया जाता है, मैंने ये पहले भी आप लोगों को बता रखा है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखें खासकर। वहीं अगर मैं बात करूं अगली पॉइंट पर, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहता है एक विद्वान चैपिन के अकॉर्डिंग कि इन्होंने 3 प्रकार के जो है समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया। 3 प्रकार के, हालांकि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रखा, एक सांख्यिकी परिप्रेक्ष्य रखा और एक क्षेत्रकारी अवलोकन का परिप्रेक्ष्य रखा। देखिए कई विद्वान हैं इसमें और अलग अलग तरीके से अपने विचारों को जो है प्रस्तुत किए हैं ये लोगों ने मिलजुल कर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इनके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू को। जैसे ऐतिहासिक कारकों पर नज़र डालें तो यूरोप में 12वीं शताब्दी में हुई जो वाणिज्य क्रांति थी, 14वीं शताब्दी में जो हुई थी क्रांति वाणिज्य से रिलेटेड, उसको रिलेट कर सकते हैं। या वैज्ञानिक क्रांति में जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसकी दीनहीन दशा में सुधार राजा और धर्म प्रचारकों की कृपा से नहीं बल्कि स्वयं के प्रयासों से हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, और जो वाणिज्य लिखा हुआ है, वाणिज्य का मतलब एक प्रकार से स्टैटिकल या सांख्यिकी शब्दों को भी हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ अगर मैं सांख्यिकी शब्द को रिलेट करूँ तो वाणिज्य क्रांति के दौरान यूरोप में जो लोग सिल्क मामलों एवं अन्य वस्तुओं के नए क्षेत्रों की खोज किया था, साथ ही नए जो नए क्षेत्र थे उसको स्थापित भी किए थे। राज्य समुद्री यात्रा के द्वारा व्यापार के नए रास्ते जो है तलाशने लगे थे और जिससे यूरोप वासियों को बड़ा व्यापार क्षेत्र और आय के नए जो स्रोत थे वो प्राप्त हो गए थे, जो उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हुई थी। तो वह प्रक्रिया आपकी सांख्यिकी को भी रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ तक कि नंबर वगैरह या मापन है, व्यवहार का मापन हो गया, वो भी रिलेट करने लग जाएगा। और उसके बाद था क्षेत्रकारी का अवलोकन की बात करते हैं तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक जो क्रांति है उसको हम शामिल कर सकते हैं यहाँ पर क्षेत्र का अवलोकन में, है ना। और इस क्रांति में भी यूरोप की सामंतवादी परंपरागत जो सोच थी उसको बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। शुरुआत में कोपरनिकस ने जो है कोपरनिकस से होती है जब उन्होंने यह रूढ़िवादी और धार्मिक कट्टरपंथी की चुनौती दी थी, है ना। तो ब्राह्मण के केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी है, ऐसा उन्होंने कहा है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है ना कि पृथ्वी है। ये वैज्ञानिक जो है क्रांति के अंतर्गत उस समय देखा गया था। और यहाँ पे क्षेत्रकारी अवलोकन के पॉइंट ऑफ व्यू में हम उस चित्रों को भी ऑब्जर्व के रूप में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जैसे आप ये भी कह सकते हो न्यूटन द्वारा प्रतिपादित जो गति का नियम था, लॉ ऑफ मोशन, है ना, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के लोगों के प्रकृति के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित और बाध्य करता है। तो यूरोप की इस बदलती मनोवृत्ति के काल को ही पुनर्जागरण कहा गया था, है ना, पुनर्जागरण शब्द दिया गया था। तो फील्ड से रिलेट करेगा, आपके जो क्रियाएं चल रही है समाज में उसको रिलेट करने को ये रिलेट करता है उस चीज़ को। ठीक है, एलवुड के अकॉर्डिंग कहा गया मानवीय जो मानव शास्त्र हैं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य होगा।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर भी दिया गया है, सर्वेक्षण परिप्रेक्ष्य है, निगमन परिप्रेक्ष्य है, देखो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है। एक तो शब्द यहाँ पे सुन लो, आगमन और निगमन के बारे में जानते हो आप लोग? बताइए जरा। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि होती है। हाँ, एक विधि एक तर्क, बिल्कुल तर्क है। एक तर्क है। सूक्ष्म से तीक्ष्ण की ओर। हाँ, देखिए ये भी हम लोगों के सोशल वर्क हो या सोशोलॉजी पेपर हो, एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा बिंदु है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं आगमनात्मक के बारे में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए आगमनात्मक जो तर्क होता है वो नीचे के शीर्ष दृष्टिकोण का पालन करता है। तो आप नीचे वाली जो कंडीशंस हैं उस चीज़ों को आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। लेकिन जो शीर्ष से नीचे की ओर चल रहा है, जैसे ये कैसे चलता है, नीचे से शीर्ष की तरफ चलता है। आप ये एक से 10 की ओर। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरफ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है वह प्रक्रिया आगमनात्मक कहलाती है। अगर जब निगमनात्मक तर्क की बात होती है तो वह प्रक्रिया कैसे चलती है, शीर्ष से लेकर ऊपर चलती है, नीचे चलती है। शीर्ष से लेकर कहाँ चलती है, नीचे चलती है। और यह प्रक्रिया होती है निगमनात्मक की, है ना। अब ध्यान से सुनिए। नहीं सर, जो जैसे 1 से लेके 10 की ओर जो जाएगी वो कौन सी होगी? वो 1 से 10 के लिए ले जाती है तो वो निगमनात्मक कहलाती है, निगमात्मक कहलाती है, या निगमन कह सकते हैं। निम्न से उच्च की ओर। निम्न से उच्च की ओर जाएगी तो वो आगमनात्मक होगी। कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, अभी आपका और कंफ्यूजन हो रहा है। अभी और एग्जांपल सुनो, देखो। निगमनात्मक में उदाहरण पहले आता है फिर नियम आते हैं। अरे भाई पहले सुन तो लो, पहले आप सुन तो लो। हाँ, कौन अभी सा पहले है, पूरी बात आप लोग सुनते नहीं हो, आधे में ही मुझे रोक देते हो, है ना। पूरी बात सुन लिया करो। देखो, आगमनात्मक विधि में जो होता है प्रक्रियाएं कोई भी चलेगी वो नीचे से लेकर ऊपर की ओर चलती है, और जो निगमनात्मक विधि होती है वो ऊपर से लेकर नीचे की ओर चलती है। विशिष्टता में अगर हम बात करें, विशिष्टता से सार्वभौमिकता की तरफ, मैं अगर कहूँ विशेष से अगर सामान्य की तरफ कोई चल रहा है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आगमनात्मक कहलाती है, विशेष से लेकर सामान्य तक। और अगर मैं सार्वभौमिकता को रिप्रेजेंट कर दूं, सार्वभौमिकता मतलब सामान्य को रिप्रेजेंट करके सामान्य से विशिष्ट की ओर चलो, तो वह प्रक्रिया निगमनात्मक कहलाती है ना। सामान्य नियम की बात करते हैं, सामान्य नियम की बात करते हैं तो उस सामान्य नियमों को उत्पादित करने के लिए जो ज्ञात तथ्य होता है उन तथ्यों का उपयोग हम जो कहाँ करते हैं, आगमनात्मक में करते हैं। तो इसलिए सामान्य नियम आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। जब हम कोई विशिष्ट उदाहरण से चलते हैं और सामान्य विचार की तरफ चलते हैं, तथ्य की तरफ चलते हैं, समूह की तरफ चलते हैं, तो उन कारणों को देने में हमें निगमनात्मक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। तो आप ये बात ध्यान रखिए, कोई बच्चा भी बता रहा था सामान्य नियमों को उत्पादित करने के लिए ज्ञात किया जाता है, कोई नियम बनाना है तो यहाँ पे बनते हैं आगमनात्मक में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नियम नहीं, यहाँ पहले उदाहरण, यहाँ पहले क्या आते हैं, विशिष्ट उदाहरण आते हैं, ठीक है। सामान्य नियम को उत्पादन करना ये बनाता है, सामान्य नियम यहाँ बनते हैं। लेकिन यहाँ आप ये कह लीजिए कि यहाँ जो है आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ की प्रक्रिया, तो मैथ में क्या लागू होता है, सबसे पहले फार्मूला लागू होता है। क्या लागू होता है, फार्मूला लागू होता है। अब फार्मूला में जैसे ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं। तो ये क्रिया कहाँ कहलाती है, निगमनात्मक में कहलाती है। कहाँ जाती है, निगमनात्मक में जाता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बताइए, देखिए हाँ, मैं कुछ पूछूं? पूछो। सर, निम्न से उच्च की ओर क्या है? निम्न से उच्च आगमनात्मक विधि है निम्न से उच्च की तरफ। नीचे का मतलब निम्न होता है सर, निम्न होता है ना। और निम्न से उच्च की ओर जाएगा तो आगमन जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़। देखिए, सुपरमार्केट की वस्तुएं कहीं और की समान वस्तुओं से सस्ती होती है। मैंने यह कॉफ़ी पाउडर सुपरमार्केट में खरीदी, इसलिए इसे दूसरे स्टोर के समान गुणवत्ता वाले कॉफ़ी पाउडर से सस्ती होनी चाहिए। तो ये बताइए किसका उदाहरण है,
बताइए। निगमनात्मक। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब। हाँ निम्न से उच्च की ओर जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने कहा सुपरमार्केट की वस्तुएं कहीं और की समान वस्तुएं से सस्ती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर सुपरमार्केट से खरीदी, इसलिए ये दूसरे स्टोर के समान गुणवत्ता वाली कॉफ़ी पाउडर बहुत सस्ती होनी चाहिए। देखिए दूसरा एक एग्जांपल सुनिए कि सुपरमार्केट से खरीदी गई प्रत्येक चीज़ें उन चीज़ों से सस्ती होती है जिसे हम दूसरे स्टोर से खरीदते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सुपरमार्केट में अधिकांश वस्तुएं कहीं और से सस्ती होती हैं, कहीं और से सस्ती होती हैं। तो यह बात आपका आगमनात्मक में आता है। यह कथन विशिष्ट उदाहरण का उपयोग एक सामान्य कथन के समर्थन पे जो है समर्थन में किया गया है, और जो हमने निगमनात्मक में बात किया, हम निगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हैं, अर्थात हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर जब बढ़ते हैं तो निगमनात्मक कहलाता है, और जब विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं तो वह आगमनात्मक कहलाता है। हाँ, ऐसा परिपेक्ष हमें देखने को मिलता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मानो मैंने एक प्रश्न किया, आगमनात्मक तर्क निम्न में से किससे उत्पन्न होता है? सार्वभौमिक से विशिष्ट की ओर, कि विशिष्ट से सार्वभौमिक की ओर, कि सार्वभौमिक से सार्वभौमिक की ओर, कि विशिष्ट से विशिष्ट से ओर? विशेष से विशेष लोग, विशेष से सार्वभौमिक की ओर। हाँ, सार्वभौमिक की ओर। विशिष्ट से सार्वभौमिक की ओर। बिल्कुल, यही सही जवाब है, यही सही जवाब है। ये सर क्वेश्चन जब भी आता था मैं गलत करके आता था। अब मत करिएगा, अभी भी अगर कंफ्यूजन पूछ लीजिए, बता देते हैं, है ना। क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें बहुत ज्यादा। हाँ है, क्योंकि आगमन, देखो मैं बता दूं एक ट्रिक, आप आगमन में क्या याद रखें, आगमन विधि में मान लीजिए अगर कोई आ रहा है आपके पास, जैसे पीएम आ रहे हैं, कोई बड़ा पर्सन अगर आ रहा है, गेस्ट आ रहा है आपके पास, सुनिए मेरी बात को अच्छे से, म्यूट हो जाइए। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है तो वो आपके लिए विशेष है कि सामान्य है, बताइए। तो बस आगमन में आप एक ट्रिक याद रखिए कि कोई आ रहा है और विशिष्ट से सार्वभौमिकता की ओर जा रहा है, तो क्या कहलाएगा ये? विशिष्ट आगमनात्मक विधि। बस आगमनात्मक विधि में ये जब हम पीएम की ओर जा रहे हो तो वो निगमनात्मक विधि हो जाएगी। नहीं, ये आप इसका उल्टा कर लो, बस इसका उल्टा कर लो। तर्क लगा रहा हूँ ना। हाँ, तर्क लगा सकते हो, तो इसका उल्टा कर देना बस, और क्या है कि नहीं। बस अब नीचे से देखो, अब जैसे कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है? आगमन में आ रहा है, बस आगमनात्मक विधि। अब देखो हैट के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र के 5 परिपेक्ष है। देखिए ये विद्वानों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। हैट ने क्या बात बोली है, अभी आपने ये जो देखा है, ये एलउड ने क्या बात बोली थी, है ना, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं यही सब। चैपिन ने क्या बात बोली है, और एक और विद्वान का नाम आता है यहाँ पे, ये सामान्य रूप से देखा गया है, विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं हैं ये। तो इन विशेषताओं को आप ध्यान रखें, खासकर इम्पोर्टेंट है। चैपिन का नाम, और उसके बाद एलउड का नाम, और एक नाम हैट आ गया, इसका नाम। तो सामान्य ज्ञान परिपेक्ष, ऐतिहासिक परिपेक्ष, अजायज जो है अजायब घर अवलोकन परिपेक्ष। अच्छा, इसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे आई थिंक। ये क्या है पता है आपको? बताएंगे जरा। क्या चीज सर? अजायब घर अवलोकन। सर अजायब घर तो उसको बोलते हैं ना, जैसे जू वगैरह। हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब। मैं यही, जैसे म्यूजियम वगैरह कहते हो आप, इसी को बोलते हैं, संग्रहालय ही तो बोलते हैं। जी सर। हाँ, जी सर। किसी बहुमूल्य और रोचक वस्तुओं का जो संग्रहालय होता है, हाँ, जो संग्रहालय होता है, जो प्रदर्शन स्थल होता है, जो म्यूजियम होता है, उसी को अजायब घर कहते हैं। उसका अवलोकन के पॉइंट ऑफ व्यू में
ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपका ये 4 नंबर का है प्रायोगिक परिप्रेक्ष्य होता है, लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, और एक सांख्यिकी परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है, ये परिप्रेक्ष्य हैं। ठीक है, वी.के. नागला 2006 में अपनी पुस्तक समाजशास्त्र में इन्होंने अनुसंधान की प्रकृति के 4 उपागम बताए थे। एक प्रत्यक्षवाद बताया था, दूसरा प्रत्यक्षवाद और वैचारिक बताया था, तीसरा व्याख्यात्मक समाजशास्त्र बताया था, चौथा मानववादी जो है सदर्श बताया था। पर्सपेक्टिव मतलब सदर्श होता है, दृष्टिकोण होता है, उपागम भी होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं वी.के. नागला ने अपनी पुस्तक इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट, एक किताब लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब थी इसकी। ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट 2008 की है ना, 2008 की किताब है ये। और एक आप ध्यान रखेंगे नागला के अलावा एक जो है इसका, अगर जब कभी वर्ष आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे इसका वर्ष में? पता है आपको इस किताब के बारे में? इस किताब के बारे में पता है? इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट नहीं सर। सन 1993 आप इसका वर्ष लगाएंगे, जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पे किताब बनाई गई थी इसको। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, खासकर भूपेंद्र कुमार नागला का नाम, वी.के. नागला, वी.के. नागला। ठीक है, और इसमें भारतीय समाज को समझने के लिए ना अपनी बातों को रखा है, और इनमें बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों को भारत के सामाजिक वैज्ञानिकों ने ही विकसित किया। भारतीय समाज काफ़ी समय से उद्विकायशी प्रक्रिया मानी गई। राजवंशीय, सामंतवादी, उपनिवेशवाद और समाज का प्रजातंत्र सभी कुछ लंबे इतिहास का हिस्सा रहा है। यह सभी चीज़ें समाजशास्त्रीय चिंतन में हमें देखने को मिलता है इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट में, है ना। इसी किताब में हमें सब चीज़ मिलता है देखने को। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, भारतीय विधि शास्त्र है, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है, अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य है। इतने सारे पॉइंट आप भी अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था आप लोगों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, सामाजिक दृष्टिकोण था, जहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में अभी देखा है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे समाजशास्त्र के बारे में, है ना। और समाजशास्त्र का अगर हम बात करें उसके उद्गम में, तो उसके विकास में, तो कहाँ से वो प्रक्रिया चली है बताना चाहेंगे आप लोग मुझे? बताइए। समाजशास्त्र का उद्गम और यूरोपीय महाद्वीप में उस समय हुआ जब वहाँ की जनता, जब 2 क्रांति हुई। हाँ, जब वहाँ की जनता सामंतवादी व्यवस्था के प्रति असहज और असुरक्षित महसूस करने लगी थी, तो साथ ही वह अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को निजात पाने का प्रयास किया था। तो एक क्रांति हुई थी, कौन सी? औद्योगिक क्रांति, हाँ, 1760 में। और एक हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, और ये कब हुई थी? क्या हुआ? 1789 में हुआ था, है ना। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसमें एक शब्द ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। आपको बता दूं, एक शब्द इसमें आता है बौद्धिक, एक शब्द आता है इसमें बौद्धिक कारक। बौद्धिक कारक जानते हैं समाजशास्त्र में क्या है? बौद्धिक कारक, बौद्धिक कारक नहीं, 19वीं शताब्दी में एक विद्वान था हीगल, और नाम सुना है। और सेंट साइमन, इन दोनों का नाम कहाँ पे याद रखेंगे? एक बार म्यूट हो जाइए जब, है ना। तो इन दोनों का नाम जो है यूरोप से एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में 19वीं शताब्दी में देखा गया था। अच्छा, हीगल की जो भूमिका थी, किसकी भूमिका? हीगल की। हीगल की जो भूमिका थी वो चेतना से अस्तित्व, जहाँ पे अस्तित्व का निर्माण होता है,
चेतना का कहाँ से निर्माण होता है? अस्तित्व से। अस्तित्व से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात हेगल की है, जिसके माध्यम से जी एक बार ये बौद्धिक पे आप प्रकाश डाल सकते हैं, दरअसल ये था क्या? देखिए, बौद्धिक एक कारक है सर, ऐतिहासिक एक कारक है सर। मतलब आपको बता दूं कि समाजशास्त्र जब उसका विकास हो रहा था तो उसके अंतर्गत कुछ कारक थे। जैसे अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र के उद्विकास के समय में सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट काम्ते आदि जैसे चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। तो उसी प्रकार से ये कारक है, एक बौद्धिक कारक, एक ऐतिहासिक कारक होता है। तो ऐतिहासिक कारक में वाणिज्य क्रांति आती है और वैज्ञानिक क्रांति आती है ऐतिहासिक कारक में। और जो बौद्धिक कारक होता है उसमें अगर हम बात जब करते हैं तो उसमें विचारों की क्रांति। हाँ, उसमें बौद्धिक में हीगल का नाम और सेंट साइमन का नाम मिलता है। हीगल ने कहा कि जिसके माध्यम से यूरोप की जनता को यह संदेश देना चाहते थे कि यदि व्यक्ति अपनी सोच को दृढ़ पूर्वक यथार्थता में बदलने की कोशिश करे तो वह अपनी दीनहीन स्थिति से मुक्त पा सकता है या मुक्ति पा सकता है, ना कि राजा और ईश्वर की कृपा से, ना कि वो राजा और ईश्वर की कृपा से। तो किससे पा सकता है वो? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, व्यक्ति अपनी सोच और दृढ़ता से पा सकता है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। और ऐसी बात फिलॉसफी ऑफ राइट में एक किताब थी जो उसी की थी, हीगल की ही थी, और बड़ी फेमस भी रही है ना। किताब का नाम क्या था? आप नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले और एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से नोट जो है उसको लगा भी सके। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। क्या था किताब का नाम सर? फिलॉसफी ऑफ राइट। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ राइट, हीगल। नोट कर लिया, सन 1820। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा इसके परिप्रेक्ष्य में। वहीं अगर हम बात करें तो इस किताब में राज्य एवं नागरिक समाज के संबंधों को व्यक्त किया गया था। ठीक है, किसके बारे में जिक्र किया गया? राज्य और नागरिक समाजों के संबंधों को व्यक्त किया गया। उनका मत है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों राज्य के, नोट कर लो। हाँ, राज्य एवं नागरिक, हाँ, राज्य एवं नागरिक समाज के संबंधों को व्यक्त करता है ये किताब। और उनका विचार था कि अधिकार और कर्तव्य दोनों राज्य के अंदर एक साथ एक ही संबंध में बंधे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि यदि व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो उन कर्तव्यों से जुड़े उनके अधिकार भी उन्हें चाहिए, है ना, उनके अधिकार भी उन्हें चाहिए। इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था इसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो वहीं एक और विद्वान थे जिनका हमने अभी नाम लिया था, सेंट साइमन के बारे में। देखिए, ये सभी आप लोग नाम देखेंगे जब मैं पेपर करवाऊंगा इन लोगों का नाम, है ना, इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ। जब हम सेंट साइमन के बारे में बात करें तो इन्होंने यूरोप में विज्ञान विद्यमान है ऐसी बात कहा। यूरोप में क्या विद्यमान है? विज्ञान। लेकिन हीगल ने क्या कहा? चेतना से अस्तित्व का निर्माण होता है, चेतना से अस्तित्व का निर्माण होता है, यानी यथार्थता में बदलने की कोशिश कर रहे थे ये, है ना, स्थिति से मुक्ति पाने की बात कर। जी, सेंट साइमन ने ये कहा था कि यूरोप में विज्ञान जो है विद्यमान है, लेकिन व्यक्तियों को समझने के लिए कोई विज्ञान मौजूद नहीं है, अतः समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होना ज़रूरी है। हम व्यक्तियों को अगर हमें समझना है तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होना ज़रूरी है। ये सेंट साइमन का कोटेशन था। फिर इन्होंने बौद्धिक आंदोलन और जो है यूरोपीय समाज की व्यवस्था से भिन्न मान लिया, लेकिन कारण ये था कि सामाजिक परिवर्तन और समुद्र मार्ग से बढ़ते व्यापार के द्वारा अन्य देशों से मिली जो संस्कृति थी वो भिन्नता के कारण समाज जो है संक्रमण के दौर से गुजर रहा था।
रीज़न आप समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में जो समुद्री मार्ग से बढ़ रहे थे व्यापार, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग थे या संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न टाइप की थी, तो समाज में जो है संक्रमण का दौर से ये गुजर रहा था। तो प्राकृतिक विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग यह समझने लगे लोग यह समझने लगे कि जो ज्ञान सत्यापनी है या जो सत्यापनी नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसी बदलती सोच के लिए प्रबोध या प्रबोधन युग कहा गया। इसे क्या बोला गया? इसको प्रबोधन युग। तो पेपर में प्रश्न बनता है प्रबोधन युग किससे रिलेटेड है, कौन बताया है इसके बारे में, तब भी आप नाम लगाएंगे किसका? सेंट साइमन का। हाँ, सेंट साइमन का। तो यही इसी सोच के कारण तो फ्रांसीस और औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसी सोच के कारण समाजशास्त्र की जो शुरुआत थी वो प्रबोधन कालीन दार्शनिक थे, मॉन्टेग्यू और रूसो। इसी के दार्शनिक कौन है? हाँ, मॉन्टेस्क्यू करिए, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो फ्रांस की क्रांति के जिम्मेदार। हाँ, तो मनुष्य स्वयं जो है ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है, इनका कहना था। मनुष्य स्वयं जो है ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है, अतः उसे परंपरागत रूढ़ी और अंधविश्वासों को छोड़कर नए सिरे से विचार करना चाहिए, ऐसी बात इसमें कहा गया। लेकिन विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों द्वारा पुरानी परंपराएं और संस्थाओं से अपने को अलग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी उस समय। तो ऐसी परिस्थितियों में समाज जो है या जो समाज वैज्ञानिक लोग हैं, जो सामाजिक समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने के लिए जो है आगे बढ़े। अब समाजशास्त्र के अंतर्गत जब वैज्ञानिकता का परिणाम देखा गया तो यहीं से प्रक्रिया ऑगस्ट कॉम्टे की शुरुआत हुई। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा कि प्रबोधन कालीन जो है वो विचारों से प्रभावित था और ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते थे कि जो अनुभाविक ज्ञान और तथ्यों पर आधारित हो। तो ऑगस्ट कॉम्टे का विचार किस पे आधारित था? अनुभाविक ज्ञान और तथ्य पर था। अब ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में अगर हम बात करें, देखिए ऑगस्ट कॉम्टे है ना, तो इनके बारे में अगर हम बात करें, जो इनका विचार था वो था अनुभाविक ज्ञान और तथ्यों पर आधारित था। तो ऐसे सामाजिक विज्ञान का निर्माण करना चाहते थे जो समाज का समग्रता का अध्ययन करता था। अब इनके शब्दों में मैं बार बार आप लोगों से समग्रता बोलता हूँ, पूर्णता बोलता हूँ, गेस्टाल्ट। अच्छा, गेस्टाल्ट अगर समाजशास्त्र की बात करते हैं तो गेस्टाल्ट चिकित्सा किसने दिया है, थेरेपी किसने दिया है, पता है? गेस्टाल्ट थेरेपी बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते? अगर हम बात करें, पल्स लोरा का नाम सुना है? हेलो, लोरा। फिर से सुनो, देखो, फिर उसके बाद अगस्त का रूसो तक थे आप। ओके, फिर अगर हम बात करें आगे, तो अगस्त कॉम्टे ने एक और विचारों को रिप्रेजेंट किया। एक और विचार इन्होंने डाला इस पे, और इन्होंने कहा कि जो सामाजिक विज्ञान है समाज के किसी विशेष पक्ष का अध्ययन करता है। वैज्ञानिकता है उसके महत्व को देखते हुए अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले अपने विषय का नाम दिया था सोशल फिजिक्स। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया भी था सोशल फिजिक्स के बारे में, है ना? हाँ, तो वो शब्द था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसमें एक और शब्द आता है हमारे सामने फिर, जैसे आपका बौद्धिक हो गया, फिर उसके बाद आपका प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत बौद्धिक कारक के अंतर्गत सेंट साइमन और अगस्त कॉम्टे जैसे विद्वानों का नाम देखा। अब अगर हम बात करें तो एक आता है सामाजिक कारक, और जो सामाजिक कारक है, इस सामाजिक कारक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उसमें एक पॉइंट आता है आपका औद्योगिक क्रांति आती है।
और औद्योगिक क्रांति के बारे में जब जिक्र करते हैं तो इसकी शुरुआत 1760 में हुई थी। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कपास, जिसको कॉटन कहते हैं, खनन आपको पता होगा, माइनिंग कहते हैं, और परिवहन, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस क्षेत्र में इसकी जो है शुरुआत हुई। लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अन्य क्षेत्रों में भी मशीन का आविष्कार करना शुरू कर दिया था। तो यह समय जो था औद्योगिकीकरण का था, जिसके अंतर्गत कृषि का मशीनीकरण करना और टेक्सटाइल उद्योग, विनिर्माण और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिससे लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने लगा, है ना। तो क्या हुआ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन को क्या होने लगी, धीरे धीरे प्रभावित करने लगी। ये प्रक्रिया यहाँ पे संचालित होती है। फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति इसलिए हुई थी कि मशीनीकरण का उपयोग होने लगा। तो यही तो बता रहा हूँ, औद्योगिकीकरण जिसके अंतर्गत कृषि का मशीनीकरण, टेक्सटाइल उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। यही तो क्रांतिकारी परिवर्तन है, सॉरी औद्योगिक क्या नाम है, क्रांति। और इस उसी समय में औद्योगिकी का था, जिसके अंतर्गत कृषि का जब मशीनीकरण हुआ तो इसका प्रयोग सबसे पहले एक विद्वान था जो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। उसका नाम जानते हैं क्या था? ब्लॉन्की। क्या नाम था उसका? ब्लॉन्की नाम था। ब्लॉन्की ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन यह चर्चा में तब आया जब ब्रिटिश इतिहासकार जो थे अर्नोल्ड टॉयनबी, आपने नाम सुना भी होगा अर्नोल्ड टॉयनबी का नाम, अर्नोल्ड टॉयनबी, ये चर्चा में तब आया जब ब्रिटिश इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने इस शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में, कहाँ पे किया था इन्होंने? ब्रिटेन में। ब्रिटेन मतलब यूके, यूके मतलब इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पे 1760 से लेकर 1840 के बीच में आर्थिक विकास का जब वर्णन कर रहे थे ये, उस समय अर्नोल्ड टॉयनबी ने इसके बारे में जिक्र करना शुरू किया था। तो हालांकि औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले अगर कोई प्रयोग समाजशास्त्र में किया है तो वह नाम आता है क्या? ब्लॉन्की नाम आता है। इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यही क्रांति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अब देखा गया तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें आप लोगों से तो न केवल उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि व्यापक बदलाव लाया, बल्कि लोगों ने पहली बार अभाव मुक्त समाज की संभावनाओं का अनुभव करने लगा। इसके बारे में जिक्र होने लगा। आपको बता दूं कि संपन्नता ने लोगों की बौद्धिक सोच में भी परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले मनुष्य अपनी दरिद्रता के कारण प्राकृतिक और दैवी शक्तियों की इच्छा के प्रतिफल माना जाता था या माना करते थे। ऐसी कंडीशन हुआ करता था, है ना। तो क्रांति के दौरान लोग कृषि कार्य छोड़कर फैक्ट्री में काम करने लगे, उसकी तलाश करने लगे। कृषि के दौरान उत्पादन, निर्माण, वितरण आदि का बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने लगी। बदलती व्यवस्था के साथ बाल अपराध, संगठित अपराध, मालिक कर्मचारी विवाद आदि जैसी चुनौतियों के रूप में भी हमारे सामने आया। अब इन सब का समाधान ढूंढने में लग गए अगस्त काम्टे महोदय, इसीलिए तो उन्हें जनक कहा जाता है समाजशास्त्र का, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना फ्रांस क्रांति के बारे में, ठीक है। सॉरी, कौन सी क्रांति थी? औद्योगिक क्रांति थी। अब बात आती है फ्रांस क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति समझ में आ गए? बताओ। हाँ, अब बात आती है फ्रांस क्रांति के बारे में। अब फ्रांस क्रांति क्या थी? अब देखो फ्रांस क्रांति क्या थी। फ्रांस क्रांति में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता शब्द यूज होता था, एक शब्द यूज होता है, समानता शब्द यूज होता है ना, समानता शब्द यूज होता है। एक शब्द यूज होता है बंधुत्व। ध्यान रखेंगे, इससे भी पेपर में प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी शब्द हैं जो फ्रांस क्रांति को रिलेट नहीं करता है। और ये ऐसे 3 शब्द हैं जो फ्रांसी क्रांति के लक्ष्य के साथ सन 1789 में शुरू हुए थे। प्रीएम्बल्स के वर्ड हैं। हाँ, ये वहाँ के भी वर्ड है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब क्रांति से ठीक पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी। और आपको बता दूं कि रोटी
रोटी का एक टुकड़ा की कीमत किसानों के कई दिनों की मजदूरी के बराबर था, है ना। तो जैसे वहाँ पे अगर हम बात करें, एक बोरबन राजवंश का राजा था लुई, जिन्होंने 16वां इस संकट में 16वीं ईस्वी के संकट में लोगों को बाहर लाने में असफल रहे। जनता भूखों से मर रही थी। दूसरी तरफ राजवंश परिवार के सदस्य और उसके कर्मचारी विलसतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में भी भारी मात्रा में लोगों पर लगाए गए जो टैक्स थे, जो कर था, उसे भी क्रांति में बदल दिया गया और इस क्रांति इतिहास को बदल देने वाली घटना साबित हुई और इसी क्रांति को पुराने नियमों और विशेषाधिकार को पीछे छोड़ दिया। सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था का निर्माण हो गया, है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए, इसी घटना में समाजशास्त्र में पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया और नए समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र में फिर ऑगस्ट काम्टे की भूमिका आई, फ्रांस क्रांति में भी। अब ऑगस्ट काम्टे ने 1838 में जो है नए विषय समाजशास्त्र का जन्म दे दिया। इसमें फ्रांस क्रांति में समाज शास्त्र का जन्म दिया, ठीक है। अब ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे फिर चलने शुरू होगी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, तो आप सीधा जवाब देना कि औद्योगिक और फ्रांसी क्रांति के बाद समाज में व्यापक लेवल पर बदलाव आए और बदलाव नई नई समस्याओं को जन्म दे रहा था और इन समस्याओं का समग्रता से कोई अगर अध्ययन किया है, समाधान उसका कोई अगर ढूंढा है, तो वो ऑगस्ट काम्टे हैं और ऑगस्ट काम्टे ने सन 1838 में नए विषय का उदय कर दिया। बस इतना बोल दोगे तो वो आंसर आपका हो जाएगा। समाजशास्त्र के विकास के दौरान में कौन से दो प्रमुख कारण थे, तो आप बता दीजिएगा। दो प्रमुख कारण कौन कौन से थे? एक बौद्धिक कारणों में हीगल और रूसो और मॉन्टेग्यू का विचार था, ठीक है, और सामाजिक कारक में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस क्रांति थी। इन दोनों बातों को आप बता दीजिएगा। फिर औद्योगिक क्रांति के शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग ब्लॉकी ने किया था। क्लियर? और औद्योगिक क्रांति में किन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो सबसे अधिक प्रभावित में कपास था और एक था कपास खनन परिवहन। परिवहन। बस ये आपका यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी जो उनके परिप्रेक्ष्यों में हम लोग देख लिए अभी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन मैंने अभी जो लिया था इसमें एक टॉपिक और आप लोगों के लिए समुदाय के बारे में लिया था, है ना, कि समुदाय क्या है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। समुदाय है आपका, समिति है, संस्था है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल भी पढ़ेंगे। तो यानी 2 से 3 दिन सोशल वर्क से रिलेटेड भी टॉपिक है ना? हाँ, समाज, इसमें देखो अलाइड सब्जेक्ट किया गया है समाज कार्य को। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग सोशोलॉजी जो बच्चे पढ़े होंगे वो अगर सोशल वर्क को नहीं पढ़ के जाएंगे तो उनके लिए भी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये तीनों से उठाएगा प्रश्न, तीनों टॉपिकों से कुछ ना कुछ प्रश्न लेगा, तीनों का आधार बनाएगा। क्यों, आपको बता दूं मैं। हाँ, आपको अब पता है, आप लोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मतलब ये है कि अब आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी अब आपको थोड़ी बहुत सोशल वर्क में भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मानव शास्त्र में भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको समाज शास्त्र में भी होनी चाहिए। हालांकि उसने सिलेबस दिया है सोशोलॉजी वाला, कोई बात नहीं, तब भी हम उस सिलेबस के आधार पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर भी प्रश्न का जो पैटर्न होगा वो कुछ तीनों सब्जेक्टों को रिलेट कर बनाया जाएगा, है ना, बेस उसको बना के दिया जाएगा, क्योंकि अलाइड किया गया। अभी आप ही लोग से अगर कहा जाए कि चलिए किसी विषय के आप अलाइड कर दीजिए, सब विषय में रख लीजिए समाजशास्त्र को, और मैंने कहा कि आप लोग चलो क्वेश्चन बना के दीजिए, तो आपके मन में दो बातें आएंगी कि इस सिलेबस में समाजशास्त्र भी इन्वॉल्व किया हूँ, सोशल वर्क को भी इन्वॉल्व किया हूँ, तो क्यों ना मैं समाजशास्त्र से भी प्रश्न बनाऊँ, क्यों ना मैं समाज कार्य से भी प्रश्न बनाऊँ। ये आपके मन में विचार जरूर आएगा जब आपको प्रश्न दिया जाएगा बनाने के लिए। तो आप ऐसे ही अपने आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से आप सोचिए ना, जो प्रश्न बनाएगा क्या उसके मन में या उसके जहन में उसे नहीं पता होगा कि यह पेपर सोशल वर्क के स्टूडेंट भी देंगे, यह पेपर मानव शास्त्र के भी स्टूडेंट देंगे, यह पेपर सोशोलॉजी के भी स्टूडेंट देंगे, है ना। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी आपको पता होना जरूरी है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। हालांकि सिलेबस के आधार पे ही वो चीज़ें बनाई जाएंगी, ऐसी बात नहीं सिलेबस के आधार से हट के, लेकिन मन में जो विचार रहेगा कुछ ऐसा तो जरूर डालेगा
कि जो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करे। ठीक है, तो इसलिए आप सर बनाए। बैच का पता जी, क्या कह रहे हैं सर?